नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। सत्य पर आधारित इस्लामी देशों की दुर्दशा का दुष्चक्र। इस्लामी मतवाद और आर्थिक विकास के बीच दुराव तनाव स्थायी है, जबकि उन्नति, खुशहाली और सामाजिक शांति के लिए शरीयत के कायदे छोड़ना आवश्यक है। आर्थिक बदहाली के शिकार पाकिस्तान की हालत पर तरस खाकर हाल में एक राष्ट्रवादी व्यक्ति ने उत्साहित होकर इस पड़ोसी देश को अनाज भेजने का सुझाव दिया। हालांकि यह तार्किक नहीं, पाकिस्तान की समस्या उसके जन्म के कारण से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। दरअसल पाकिस्तान का निर्माण जिस इस्लामी अवधारणा के आधार पर हुआ, उसमें आर्थिक चिंतन जैसी कोई चीज नहीं है। कुरान और हदीस में पूरी चिंता सबको मुसलमान बनाने और दुनिया पर इस्लामी एकाधिकार की है। इस बीच जब जहां भी इस्लामी सत्ता कायम हुई, वहां टैक्स वसूल कर राज करना, आगे ऐसे हमले जारी रखना और कब्जा करने का ही रक्त रंजित इतिहास रहा है। किसी इस्लामी राज्य के मुख्यतः 4 आर्थिक स्रोत रह रहे हैं। खाम यानी लूट का माल, खिराज यानी कब्जा किए क्षेत्र में किसानों से टैक्स, जजिया यानी काफिरों से टैक्स और जकात मुसलमानों से चंदा या दान लेना। इसके अतिरिक्त कोई अन्य आर्थिक मॉडल इस्लामी किताबों में नहीं मिलता। चूंकि मुस्लिम अपने पैगंबर और मूल इस्लामी ग्रंथों को ही संपूर्ण मानते हैं, इसलिए वे इस मॉडल से बाहर निकलकर सुधार नहीं कर सकते। वे इस्लाम विरुद्ध होगा, जिस पर उन्हें कट्टरपंथियों का कोप भी झेलना पड़ेगा। जहां तक आर्थिक तंगी की बात है, तो पैगंबर ने उसका भी 2 टुक समाधान दिया, और वह यह है कि इस दुनिया का धन असबाब यानी बेमतलब है। जन्नत में इससे बढ़कर सब कुछ है। काफिर, पर्शियनों और रोमनों के पास धन दौलत आदि इस धरती पर अच्छे कर्मों के फल हैं और यहीं तक सीमित रहेंगे, जबकि मुसलमानों को जन्नत मिलेगी। हदीस बुखारी में कहा गया है कि पैगंबर की पत्नियों को भी आरामदेह चीज़ों की कमी पर वही सलाह मिली। कुरान 33/28 इस प्रकार इस्लाम इस धरती पर आर्थिक सामाजिक उन्नति के विचार से पल्ला झाड़ता है। जो मिलेगा वह जन्नत में। युवा जिहादियों को भी इसी लालसा से प्रेरित किया जाता है। ऐसे में यदि किसी मुस्लिम देश को यूरोप, अमेरिका, जापान, चीन या भारत की तरह आर्थिक सामाजिक उन्नति की चाह हो, तो उसे खुद को इस्लाम की इस राह से अलग करना होगा। चूंकि इस्लामी मतवाद में कोई मध्य मार्ग नहीं, इसलिए अंततः मुस्लिम शासक तरह तरह की मुसीबतों में फंसते हैं। यह पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सभी मुस्लिम देशों का दुष्चक्र है। कुछ देशों में जरूर प्राकृतिक संपदा और गैर मुस्लिमों का उपयोग कर अर्थव्यवस्थाएं बेहतर चल रही हैं। पाकिस्तान बनने से पहले लाहौर, कराची और मुल्तान आदि में शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टि से अग्रणी नगर थे। इन शहरों में ऐसी गतिविधियों के अगुवा मुख्य रूप से हिंदू और सिख हुआ करते थे, लेकिन विभाजन के बाद उन्हें प्रताड़ित कर भगा दिया गया। परिणाम स्वरूप उनके साथ ही आर्थिक उन्नति भी पलायन कर गई। अब स्पष्ट यह है कि इस्लामी मतवाद और आर्थिक विकास के बीच दुराव तनाव स्थायी है। उन्नति, खुशहाली, सामाजिक शांति के लिए शरीयत के कायदे छोड़ना जरूरी है, जबकि इस्लाम की शान के लिए भौतिक प्रगति की बात ही खारिज करना लाजमी है। जब भी किसी मुस्लिम शासक ने इस्लामी निर्देशों का परित्याग कर सुधार की ओर कदम बढ़ाए, तो ऐतिहासिक अनुभव यही बताते हैं कि वे ज़्यादा दूर नहीं जा पाए। कारण यह भी है कि इस्लाम एक अंतर्राष्ट्रीय मतवाद है, वह देश की सीमाएं नहीं मानता। इस्लामी उलेमा
दुनिया भर के मुसलमानों पर दबाव रखते हैं। इसके लिए उनके पास कानून, मानवता या नैतिकता की कोई बाधा नहीं। वे छल, बल और हिंसा आदि हर संभव तरीके से मुस्लिमों को मूल रास्ते पर टिके रहने के लिए बाध्य करते हैं। अधिकांश मुस्लिम शासक और बुद्धिजीवी भी यह बाध्यता महसूस करते हैं। प्रत्येक विवेकशील मुसलमान भी इस दुष्चक्र को महसूस करता है। जैसे मिस्र के लेखक इस्लाम अल बहरी ने हाल में स्काई न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि इस्लामी मुख्यधारा ही जिहाद को प्रोत्साहित करती है। इसी के चलते आज की हर चीज से इस्लाम को समस्या है। अन्य धर्मों, स्त्रियों, नागरिक मूल्यों, संविधान, मानवीय नैतिकता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकार, बैंक और ब्याज, अंग प्रत्यारोपण, तमाम दवाएं, खान पान और पहनावे से लेकर औपचारिक शिक्षा के अनेक विषयों से भी। इसलिए हाल के दौर में तुर्की, इराक, सीरिया, ईरान और लेबनान शरीके देश मुस्लिम देशों की भी दुर्दशा दिख रही है, जो पहले अधिक खुशहाल थे। वास्तव में इनकी समृद्धि का कारण इस्लामी रिवाजों को पीछे छोड़ना और गैर मुस्लिमों के साथ समानता का संबंध रखना ही था। पाकिस्तान भी एक समृद्ध क्षेत्र है। ऐतिहासिक रूप से वह ज्ञान, विज्ञान, सांस्कृतिक की महान विरासत से जुड़ा हुआ है, किंतु वह सब इस्लाम से पहले की हिंदू देन थी। इसी कारण पाकिस्तान में संपूर्ण शिक्षा उसे खारिज करती है। वहाँ इतिहास पढ़ाया ही नहीं जाता ताकि काफिरों से जुड़ी गौरवशाली बातें छिपाई जाएं। बदले में जो वर्तमान उन्होंने बनाया वह पूरी दुनिया में जिहाद का निर्यात एवं कुख्यात मदरसों के रूप में जिहादी फैक्ट्रियाँ ही हैं। इसलिए पाकिस्तान की समस्या अनाज की कमी नहीं है। वहाँ एक महत्वपूर्ण वर्ग मानता है कि इस्लाम से दूर होने से ही वे मुसीबत में पड़े हुए हैं, तो उन्हें पक्का इस्लाम लागू करना चाहिए। पड़ोसी अफगानिस्तान ही को उन्होंने यही सिखाया और अब उनकी भी वही दुर्दशा हो रही है। पाकिस्तान का टूटना भी हमारी समस्या का समाधान नहीं। आखिर 1971 में टूट के बाद भी उसका वजूद बना रहा और वह भारत में जिहादी हमले करवाता रहा। इस सब के बावजूद उसे पश्चिमी और अरब देशों से भारी सहायता मिलती रही। इसलिए हमें वहाँ मौजूद समस्या को समग्रता में देखना होगा। परवेज मुशर्रफ ने कहा यह भी था कि भारत के अंदर भी एक पाकिस्तान है जो अंततः भारी पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान का ध्वस्त होना हमारे लिए कोई स्वतः राहत नहीं। यह लड़ाई तो उस मतवाद से है जिससे पाकिस्तान और भारत ही नहीं, दुनिया के असंख्य देश अपनी अपनी तरह से त्रस्त हैं। तभी पाकिस्तान की समस्या का वास्तविक हल हो सकेगा। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्या।